साहित्य आज तक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने लेखकों से बात की, हमने अलग अलग किरदारों से बात की, लेकिन अब मंच पर एक ऐसे व्यक्ति को मैं आमंत्रित करना चाहती हूं जिसने छोटी छोटी उंगलियों को देश में थामा, जिसने परेशानियों से जूझते हुए बच्चों का सहारा बनने की जीवन में ठानी और फिर भारत का नाम रोशन किया। नोबेल पीस प्राइज जिन्हें मिला, कैलाश सत्यार्थी जी, मंच पर तालियों के बीच उनका स्वागत कीजिए। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है, लेकिन अक्सर सोफे पर बैठकर फिर भूल जाते हैं अगले दिन। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह ठाना कि मुझे बदलना है, देश में कुछ करना है, कैलाश जी मंच पर आपका स्वागत है तालियों के बीच। और देखिए, हम में से कितने लोग ये जानते थे कि एक साहित्यकार भी इनके अंदर है। इतनी सारी इनकी किताबें जिन पर आज चर्चा करेंगे। आओ हवाओं का रुख मोड़े, तालियों के साथ बैठिए सर, बहुत स्वागत आपका। हम सब जानते हैं कि आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और इसीलिए आपको नोबेल प्राइज भी मिला। हम ये भी जानते हैं कि आप बच्चों का सहारा बनते हैं, गरीब बच्चों का सहारा बनते हैं, लेकिन आपके अंदर एक साहित्यकार भी है जो शब्दों से अपनी भावनाओं को रखता है। सोशल एक्टिविस्ट और साहित्यकार, लेखक दोनों की कितनी हिस्सेदारी है कैलाश सत्यार्थी में? कोई भी समाज परिवर्तनकारी, अंजना जी, बिना भावनाओं के, बिना करुणा के, बिना एक मजबूत दिल और दिमाग के नहीं बन पाता है। और मुझे लगता है कि सभी समाज परिवर्तनकारियों के दिल दिमाग में जो गूंजता है, अगर उसको लेखनी में व्यक्त कर दिया जाए तो वो साहित्य बन सकता है। तो मेरे जीवन में भी यही है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की बाहर की जो यात्रा है, एक आंदोलनकारी की, एक सामाजिक कार्यकर्ता की, और मेरे भीतर की जो यात्रा है, वो दोनों साथ साथ चलती रही हैं। कभी कभी कुछ फुर्सत मिल जाती है, कभी कभी जिन चीज़ों को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पर अमल नहीं कर पाते, तो वो कविता के रूप में आ जाती है। लेकिन मैंने इसकी शुरुआत, मैं आपको बताऊं कि 1980 में जब मैं अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़कर इसमें काम में लगा, तो मैंने एक पत्रिका का संपादन शुरू किया, संघर्ष जारी रहेगा। और उसका मकसद ये था कि कोई भी परिवर्तन बिना सामाजिक चेतना के नहीं होता। चेतना ही आकार लेती है तो परिवर्तन दिखता है हमें बाहर। तो चेतना जगाने के लिए साहित्य का सहारा जरूरी है, लेखन का सहारा जरूरी है। तो उस पत्रिका के माध्यम से हमने बच्चों की, महिलाओं की, जो सबसे दबे कुचले लोग हैं, उनकी बात लिखी। उनके साथ बैठ के, उनसे गपशप करके, कई बार उनसे बातें करने में कविता बन जाती है, कभी एक रिपोर्टाज हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो वो पत्रिका हम लोग निकालते रहे 1981, 82, 83, 84 में। और उसी में से आंदोलन का जन्म हुआ, जब लोगों ने जाना कि ये जो बच्चों के साथ हो रहा है वो सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि वो गुलामी भी है, बल्कि वो उत्पीड़न है, अत्याचार है, अन्याय है, पाप है और अपराध है। धीरे धीरे जब लोगों ने मानना शुरू किया, तो उसकी बुनियाद में शायद मेरी लेखनी का योगदान रहा। चलो हवाओं का रुख मोड़े, और उसमें मैंने जो पहली कविता आपकी खोली हुई है, मैं क्या हूं, अगर मैं सही हूं तो कोविड के दौरान क्या आपने ये कविता लिखी थी? आपके शब्दों में अगर आप सुनाएंगे तो सबको मजा आएगा कविता को सुनने में, फिर उसके बारे में बताइएगा। ये लिखी मैंने, आपने ठीक कहा, कोविड के दौरान। तो एक आत्म अभिव्यक्ति जैसी है। मैं बुदबुदा हूँ, भंवर हूँ, लहर हूँ, मैं सैलाब और सुनामी हूँ। थोड़ा सा सर माइक को मुंह के पास कर दीजिए। मैं सैलाब और सुनामी हूँ, मैं पोखर हूँ, तालाब हूँ, नदी हूँ, मैं ही बूंद और मैं ही समंदर हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं सिर्फ पानी हूँ। तुम मुझे श्वास कहो, तुम मुझे श्वास कहो, झोंका कहो या आंधी, तूफान कहो या हरिकेन, असलियत में तो मैं केवल हवा हूं। तुम लकीरें खींचकर कहते रहो मुझे भारत,
पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लिस्तान, लेकिन मैं सिर्फ धरती हूं, एक धरती। कब तक उलझे रहोगे तुम, कब तक उलझे रहोगे तुम अलग अलग नाम देकर मेरे आकारों और रफ्तारों को, मेरे आकारों और रफ्तारों को जो कभी स्थायी नहीं रहते, परंतु जो मरेगा नहीं कभी, वो सिर्फ मैं हूं और वही मैं तुम हो। क्या बात है सर। आपकी जो अब एक किताब जिस पर आप काम कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो तुम पहले क्यों नहीं आए, ऐसा कुछ है, क्या है वो? और आपने बचपन जो देश में अलग अलग जगहों पर मुफलिसी के सबसे जो निचले स्तर को, कमजोरियों को, गरीबी को देख रहा है, उससे अगर कुछ आप बताएं ताकि यहाँ पर जो युवा हैं वो प्रेरित हो समझने के लिए कि आज भी इस देश में बच्चे क्या कुछ झेल रहे हैं, क्या कुछ सामना कर रहे हैं। ये जो पुस्तक का शीर्षक है, ये मेरे लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न है जो एक बेटी ने हमसे पूछा था। कई साल बच्ची ने आपसे कहा? हाँ जी, कि तुम मेरे पहले से कहा, क्यों नहीं लेकिन आए? वो सभी के लिए है, वो सिर्फ मेरे लिए कहा, मैं उसका माध्यम बना। एक बार हमको पता लगा कि हरियाणा की पत्थर खदानों में बहुत सारे बच्चे, उनकी माएँ, पिता, दादा, दादी, 3-4 पीढ़ियों के लोग गुलाम बनाकर रखे गए हैं। दादा दादी या नाना नानी को राजस्थान से लाया गया था वहाँ पर, और बच्चे वहीं पैदा हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। हरियाणा में? हरियाणा की एक पत्थर की खदान में। और वो खदान किसी बहुत प्रभावशाली आदमी की थी, बेनामी खदान। तो वहाँ पर पुलिस जाने तैयार नहीं हुई, तो आधी रात को हम लोगों ने एक छापामार कार्रवाई की, करीब करीब सुबह हो गया करते करते। तो जल्दी में मैंने अपनी कार में बच्चों को बैठा लिया, 8-10 बच्चों को, बड़ी कार में, क्योंकि मैं खुद कार चला के ऐसी परिस्थितियों में निकलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप ऐसी जगह जाते हैं तो बच्चों को अपनी कार में बिठा के उनके साथ निकल लेते हैं? तो हम बच्चों को अपनी कार में मैंने बिठाया, लेकिन बाकी जो वयस्क लोग थे और लोग थे, किशोर थे, उनको एक ट्रक में ले लिया। 50-60 लोग थे। तो जिन बच्चों को मेरे साथ बैठा के ला रहा था मैं, उनमें एक मेरे बगल में बैठी थी 7-8 साल की बच्ची, और ऐसी 8-10, 7-8 साल के बच्चे थे। और सब लोग बहुत सहमे हुए थे, क्योंकि वो कभी कार में बैठना तो दूर रहा, उन्होंने कारें देखी भी नहीं थी, सड़क नहीं देखी थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी थी। तो बहुत ट्रॉमेटाइज थे वो, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो आज़ादी को महसूस भी नहीं कर पा रहे थे कि आज़ादी होती क्या है, क्योंकि उनके माँ बाप भी वहीं पैदा हुए, वही भी वहीं पैदा होकर बड़े हो रहे थे। तो मुझे लगा कि इनको थोड़ा समझाने के लिए पीछे कुछ रात के बचे हुए केले पड़े हैं, वो खिला देते हैं। तो मैंने बच्चों से कहा, ये बेटा केले पीछे पड़े हैं, आगे बढ़ा दो और सब लोग बांट के खा लो। तो इधर उधर देखा उन्होंने। मैंने कहा, ये जो पीले हरे दिख रहे हैं ये उठा लाओ। तो किसी ने पीछे से आगे वाली सीट पर कर दिए। तो एक लड़के ने देखा केला और कहा कि ऐसा प्याज तो मैंने कभी देखा नहीं। प्याज, वो प्याज के अलावा कुछ देखा नहीं उसने। तो इस लड़की ने कहा कि हाँ, ना तो ये प्याज दिख रहा है, ना ये आलू है, ये क्या चीज़ है। मैंने समझाया कि ये मीठा। वो बच्चे केला नहीं जानते थे। वो केला नहीं जानते थे। तो उसमें खैर किसी तरह मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि खाओ तुम, बहुत मीठा है। तो बच्चों ने मेरी बात मान के खाना शुरू किया। कुछ खा रहे थे, कुछ फेंकते जा रहे थे उसको चबा चबा के। तब मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि मैं तो भाग रहा था, हमला पीछे से हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने देखा कि वो तो बिना छीले हुए खा रहे हैं। तो मैं बताऊं अंजना जी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि मेरी अपनी मूर्खता कितनी है। एक केले के छिलके को उतारने में सैकड़ों साल की दूरी लग जाती है। गुलामी और आज़ादी के बीच की ये दूरी है कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि केले छील के खाना एक सभ्यता है, एक आज़ादी है, और केले खाते इस तरह खा लेना, मेरी अपनी मूर्खता मुझे समझ में आई। मैंने केले उन बच्चों को पता ही नहीं था कि केले को छील के खाना है। पहले केले ही नहीं देखे थे उन्होंने, तो छील के खाने का मतलब ही नहीं। तो खाना शुरू किया उन्होंने जब मैंने सिखाया। तो थोड़ी देर बाद मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ा और जोर से किसी ने बोला, क्यों रे
तू पहले क्यों नहीं आए हो, तुम पहले क्यों नहीं आए। ये एक नन्ही सी बच्ची देवली का हाथ था, 8 साल की 7 साल की। वो खेले के लिए नहीं था। उस लड़की ने अपने भाई को अपनी गोद में हुए मरते देखा, क्योंकि कभी उन्हें दवाई नहीं मिली। उस लड़की ने देखा कि उसकी माँ के साथ जब बलात्कार हुआ और पिता ने रोकने की कोशिश की तो पिता को बीड़ियों से दाग दिया गया था। उस लड़की ने ये सब देखा था। और जब उसने ये सवाल उठाया कि तुम पहले क्यों नहीं आए, उस आवाज में इतनी करुणा, इतनी जिसे कहना चाहिए कि दर्द था इतना ज्यादा, और गुस्सा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि उस सवाल में मेरे लिए परमात्मा का आशीर्वाद था, एक विश्वास था उसका। जब वो मुझसे सवाल पूछ रही है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका मतलब न केवल उस बच्ची ने मुझे चुना, मुझ पर भरोसा किया, बल्कि एक गुलामी में पैदा हुई भारत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र आजाद भारत में पैदा हुई एक बेटी मुझसे विश्वास करके ये सवाल कह रही है, चुनौती दे रही है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। उस विश्वास को मैं संजोए हुए हूं। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे इस काम के लिए चुना गया, और मैंने उस लड़की को किसी तरह समझाया, लेके आए हम उसे। पढ़ी लिखी बड़ी हुई वो इतनी समझदार लड़की थी देवली कि हमारे आश्रम में पढ़ लिख कर जब थोड़ी सी सीख गई चीज़ों को, तो उसने कहा कि अब मैं इतना तो पढ़ लिख गई हूँ कि मैं अपने गांव वापस जाके, जहाँ उनको पुनर्वासित किया गया था, वहाँ स्कूल खोल सकती हूँ। तो मैंने कहा तुम अभी 12-13 साल की हो, 10-12 साल की हो, स्कूल क्या खोलोगी। बोली नहीं, हमें भेज दो माता पिता के पास। तो माता पिता के पास भेज दिया। और आप सच मानिए कि उसने दरवाजे खटखटा कर एक ऐसे नौजवान को ढूंढ निकाला जो 11वीं क्लास पढ़ा हुआ था, और उससे कहा हाथ जोड़ के, भैया तुम बाकी बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ा दो। और उसने वो स्कूल खोल लिया एक पेड़ के नीचे। 36 बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे। बाद में सरकार की मदद से हमने अपनी भी कुछ उसमें सहायता की और स्कूल चलने लगा। देवली मेरे साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में जब शिक्षा के ऊपर, जब जनरल असेंबली होती है तो एक स्पेशल सेशन था क्लास ऑफ 15 करके, और उसको गॉर्डन ब्राउन जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन लोगों ने और कई लोगों ने मिलकर रखा था। और वहाँ उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाते हुए चुनौती दी दुनिया भर के नेताओं को। एक भारत की नन्ही सी बेटी ने चुनौती देते हुए कहा कि मैं देवली जब ये शपथ ले सकती हूं कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची दूसरों की गुलामी नहीं करेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं, बहुत सारी ताकत है, अगर आप दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो शर्म आनी चाहिए। ये बात देवली ने वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में बोली। तो ये भारत की धरती की ताकत है। अगर आप मौका दोगे, सम्मान दोगे, प्यार दोगे, तो भारत में पैदा हुआ हर बच्चा दुनिया को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखता है। ये देवली ने करके दिखाया। जी, बच्चों के लिए जो आप काम कर रहे हैं उस पर और भी बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में हैं, लेकिन अगर एक और कविता कोई आप अपनी सुनाएं, जिसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को आगे ले जाएंगे। कोई भी आपकी लिखी हुई कविता है। जी, मैं एक पुरानी कविता सुनाता हूँ। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, और एक हिस्सा इसमें है जो आपने, मुझे लगता है इसमें भी और सभ्यता के संकट में भी, जो आपने अपने युवा दिनों में भी कुछ कविताएं गुस्से वाली लिखी हैं। हाँ, आक्रोश वाली, उन्हीं दिनों में से वही सुना रहे हैं। वही सुना देता हूँ। ये 1972 में मैंने लिखी, और 18 साल का था तब मैं। और इसलिए लिखी कि मुझे जब ये लगा कि भारतीय समाज में छुआछूत और जात पात बहुत ही जहर घोल रहे हैं, और मैंने अपना नाम बदल दिया, परिवार का, पिता का नाम छोड़कर, और सत्यार्थी लिखना शुरू किया। तो बहुत इसका मजाक हुआ और लोगों ने कहा कि ये इसने बड़ा पाप किया है, क्योंकि मैंने महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी जब मनाई जा रही थी 1969 में, तो कुछ जो सफाई करने वाली बहनें थीं, माएँ थीं, उनको बुलाकर भोजन पकवाया।
शहर के नेताओं को बुलाया कि आप भोजन कीजिए, ताकि गांधी जी की शताब्दी मनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन कोई आया नहीं और वो खाना पका हुआ रखा रहा। मैंने जब उस खाने को खाया तो मुझे बहुत लगा कि जिस तरह का एक मेरे मन में था कि समाज में कुछ आदर्श बचे होंगे, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे पिघल पिघल के मोम के पुतले की तरह गिर रहे थे। मैंने खाना खाया, लौट के आया, कुछ पंडित लोग मुझे घर में मिले, वो सब ब्राह्मण मेरा परिवार था। तो जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि इस लड़के ने पाप किया है, इसको वहाँ गंगा जी भेजो और या तो पूरा परिवार को हम लोग बहिष्कृत कर देंगे, जात निकाला कर देंगे। तो गंगा जी में इसका वो होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, आके ब्राह्मण भोज होगा, सब ब्राह्मणों के पैर 18 छुएगा। साल के थे आप? तब मैं 15 साल का था। 15 18 तक तो मैंने ये कविता लिखी। तो 15 साल का था मैं। तो मैं जब मना कर दिया मैंने कि ये तो पाप तो हम लोग कर रहे हैं कि उनके साथ छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं, पाप आप कर रहे हो जो मुझे इस तरह की सज़ा दे रहे हो। आप अगर मेरे परिवार को निकालना चाहते हो तो कृपा करके जात निकालना ना करो, मैं ही जाति छोड़ देता हूँ। और उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं अपना नाम बदल दूंगा, जो मेरा सरनेम था, जो जाति सूचक नाम था, और मैं जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, सांप्रदायिकता, ये बिखराव के भावों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। और इसी उठापटक में मैंने बाद में एक कविता लिखी और अपना नाम सत्यार्थी रखा, जिसका अर्थ कोई जाति सूचक नहीं है, जो सच की खोज करने के लिए लगा रहता हो, सत्य का विद्यार्थी हो। तो वो कविता के 2-4 मैं सुनाता हूँ पंक्तियाँ। वेद शास्त्रों की भाषा बोलने वाले तुम्हारे मुंह से सहानुभूति, प्रेम, करुणा या इससे मिलते जुलते श्लोकों, मंत्रों और ऋचाओं जैसे शब्द बहुत दूर आसमान के सितारे लगते हैं मुझे, बहुत दूर आसमान के सितारे लगते हैं मुझे। आँखों और मुंह के प्रणय अनुबंध के बाद मेरे कान बेचारे 2 नहीं भीड़ हो गए हैं। वर्ण व्यवस्था की टोपियां पहनकर चलने वाले तुम अच्छी तरह जानते हो कि भीड़ ब्राह्मण नहीं शूद्र मानी जाती है, शूद्र होती है। इसी बात को लिखते लिखते बात की इसी कविता के आगे की पंक्तियां हैं, आखिरी पंक्तियां हैं। एक दिन तुम दोषी ठहराए जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे एक दिन तुम, ऋचाओं जैसे पवित्र शब्दों के बलात्कार के। अपने कानों की तरह खुद भीड़ हो गया हूं मैं, खुद लिखूंगा अपना शास्त्र, जिसमें मेरी आज़ादी के मंत्र तो होंगे ही, तुम्हारी गुलामी की इबारत भी नहीं होगी, तुम्हारी गुलामी की इबारत भी नहीं होगी। ये कविता मैंने उस समय 18 साल की उम्र में, एक और इसी 2-4 पंक्तियां सुनाता हूँ इसी से मिलती जुलती कविता की जी। ये 1975 में छात्र आंदोलन के दौरान था, मैं उसमें सक्रिय था, जयप्रकाश जी के आंदोलन में। जेल भी जाना पड़ा, पिटाई भी हुई, इमरजेंसी के खिलाफ। इमरजेंसी मैं चला गया था छोड़कर शहर, और कई दिनों तक गायब रहा। अच्छा। लेकिन जेल पहले गया, अच्छा। इमरजेंसी में नहीं गया। वे तमाम लोग लगातार मुझको पागल कह रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में मैं कभी लिख नहीं पाता हूँ गीत, प्यार, वफा, हुस्न, गुलशन बहारों के, धैर्य, संतोष और सहनशीलता या खुशी के। निरर्थक लगते हैं मुझे ये शब्द, बहुत बेजा इस्तेमाल हो चुका है उनका। शब्दकोश में उन शब्दों की जगह अब नजर आते हैं छोटे बड़े घाव और गहरी खरोंचें। उन्हें शिकायत है कि मेरी कविता में आक्रोश और आग के अलावा क्यों नहीं होती कोई और बात। कैसे बताऊं कि जो भी मैं देखता हूं इन दिनों, ये इमरजेंसी की बात है, कैसे बताऊं कि जो भी देखता हूं मैं इन दिनों, आंखों के सफ़ेद पर्दे लाल होठते हैं, और जब कुछ भी लिखता हूं सारे जिस्म की गर्मी उंगलियों में समट जाती है। कैसे लिखूं मैं प्यार और वफा के गीत। अभी के मौजूदा दौर में आते हैं कैलाश जी। जी, देश में जो मौजूदा दौर है और जो एक बहस हम देश के इर्द गिर्द भी देखते हैं, तमाम मुद्दों पर आजकल चलती रहती है, उस पर आपकी क्या राय है और क्या वो भी आपको प्रेरित करता है कुछ लिखने को?
देखिए, देश और दुनिया अब इतने ज़्यादा मिलजुल गए हैं आपस में। हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, एक भूमंडलीकृत संसार में रहते हैं। सूचनाएं, जानकारियां, उत्पादन, वितरण, बाजार, आर्थिकी, सब कुछ एक हो गया है। तो दुनिया में जो चुनौतियां इस समय हैं वो गंभीर चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। भारत ने बहुत अच्छा करके दिखाया है, पहले भी और अब भी कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को देखें। उदाहरण के तौर पर ये जो पेंडेमिक आया कोविड-19 का, सारी दुनिया में उथल पुथल हो गया। लोगों ने कहा ये आर्थिक संकट है, स्वास्थ्य का संकट तो था ही। ये सच है कि वो आर्थिक संकट है, लेकिन मैंने इसे सभ्यता का संकट कहा, क्योंकि जब लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे डर में जीते हैं, एक जैसे समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं अलग अलग तरीके से, तो सभ्यताओं का निर्माण होता है या बदलाव होता है उसके अंदर। तो उस नाते मेरा मानना था कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इससे सोचने की प्राथमिकताएं वगैरह बदलेंगी, और ऐसे ही हुआ। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कोरोना पेंडेमिक से संसार को सीखना था कि दुनिया न केवल जुड़ी हुई है, बल्कि दुनिया परस्पर निर्भर भी है। इट्स नॉट ओनली इंटरकनेक्टेड बट इट इज़ इंटरडिपेंडेंट। ये बात समझ में आनी थी, नहीं आई। अमीर देशों ने $12 ट्रिलियन रिकवरी के नाम पर ग्लोबल फंड बनाया। उस $12 ट्रिलियन में से जो दुनिया के सबसे ज़रूरतमंद देश हैं, जो लो इनकम कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, उनको मात्र 0.13% पैसा दिया गया, उनके ऊपर खर्च हुआ, जबकि इस फंड का नाम था ग्लोबल एजेंडा फॉर एक्शन ऑन कोविड-19। तो खुद के ऊपर ही खर्च कर लिया। तो इस तरह की टूटी टूटी दुनिया को जोड़ने का काम कहाँ से होगा? तो मैंने उसी किताब में ये भी लिखा कि हमको दुनिया ने सब चीज़ों का ग्लोबलाइजेशन कर दिया, भूमंडलीकरण कर दिया, सूचना का, जानकारी का, फैशन का, उत्पादन का। भारत को अब नेतृत्व करना चाहिए करुणा के भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन का। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कि जब हम दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते हुए इसको दूर करने के प्रयास करेंगे, तो हम करुणा का पालन करते हैं। करुणा सहानुभूति नहीं है, संवेदना भी नहीं है, करुणा और गहरी है, क्योंकि हम समाधान ढूंढते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर हमने कोशिश किया कि ऐसा होना चाहिए जी। अभी भी मैं तो दुनिया के करीब 140 देशों में, बल्कि 144 देशों में काम करता हूँ। अभी से नहीं, नोबेल प्राइज़ से पहले भी 20 साल से काम कर रहा था। और अभी सबसे बड़ा संकट मुझे लग रहा है अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका में हर रोज़ 10,000 बच्चे बाल मजदूरी, गुलामी और शोषण में धकेले जाते हैं प्रतिदिन। अफ्रीका के बच्चे 10,000, जबकि बाकी जगह पर कुछ तरक्की हो रही है। तो हम लोग जो कि विश्व बंधुत्व में भरोसा करते हैं, संगच्छद्धुम संवदद्धुम संवो मनांसि जानताम के मंत्र पढ़ते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है कि हम वैश्विक स्तर पर इन समस्याओं की इन चुनौतियों का मुकाबला आगे बढ़ के करें। हमारे अपने देश को तो हमें अच्छे से अच्छा बनाना ही है, लेकिन सारी दुनिया को भी हम अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और ये क्षमता, ये डीएनए हमारे अंदर है। आप यहाँ पर कैलाश जी आए, और मुझे लगता है कि आपकी पूरी जीवनी ही अपने आप में एक प्रेरणा है। जो युवा यहाँ पर है, अन्य लोग हैं, उन सबको ये अंदर एहसास होगा कि सिर्फ चर्चाएं करने से नहीं होगा। आपने ज़मीन पर उतरकर बच्चों के लिए जो काम किया है और जिसके लिए आपको विश्व भर में ख्याति मिली है, उस सब का हृदय के साथ हम सब सम्मान करते हैं। ये मंच आपके यहाँ पर आने से सुशोभित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैलाश जी, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। बहुत धन्यवाद सर। तो एक बार जोरदार तालियां नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी के लिए, जोरदार तालियां। आपने आज तक के मंच पर हमें ज्वाइन किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपके सुपरस्टार एंकर अंजना ओम कश्यप के लिए भी जोरदार तालियां।